हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? सब अच्छे हैं? चलो, अच्छे रहने चाहिए। देखो, 11th और 12th वाले बच्चों की जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आप दोबारा से अपनी स्टडी पर फिर से फोकस करें और लेक्चर्स हैं वो रेगुलर देखें, ताकि आपका जो चैप्टर है वो स्ट्रांग हो सके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। और नीट वाले स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कर ही रहे हैं, और बिल्कुल अब कुछ मंथ बाद में उनकी एग्जाम्स भी होने वाली हैं, तो अब और भी अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। समझ गए? चलो, आज के हम लेक्चर की बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर अपना वो होने वाला है बेटा किस पे? आइसोमेरिज्म पे। क्लियर है? अब हम ये बात कर लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है वो समझो जरा। देखो, आइसोमेरिज्म में होता क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर और आयोनिक फॉर्मूला, यानी कि आणविक सूत्र और आयनिक सूत्र, वो तो क्या हो, सिमिलर हो, सेम हो, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है, अब चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर और आयोनिक जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं, समावयवी। और आइसोमेरिज्म का मतलब समावयवता होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और इस पूरे फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बात समझ में आएगी नहीं? तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, समावयवता है, जिसमें कंपाउंड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूलर और आयोनिक फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, सिमिलर, बट उनकी प्रॉपर्टीज चाहे वो आयोनिक हो चाहे वो फिजिकल हो, वो क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। समझ गए होंगे? तो आ जाओ, हम लिख भी लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, समझाने की बात है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आयोनिक फॉर्मूला, ये दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर। ठीक है? बट अगर हम बात करें तो फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दें, और केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर और आयनिक फॉर्मूला तो सिमिलर हो, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज वो क्या हो, डिफरेंट, तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसोमर। और इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी कि ये जो सिमिलर होने की और डिफरेंट होने की प्रोसेस है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, समावयवता कहते हैं। तो शॉर्ट में बताया, समझने की बात है, लिखा आप खुद लेंगे। ऐसे कंपाउंड्स, इनके मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक फॉर्मूलाज क्या है, सिमिलर, बट प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल वो क्या हो, डिफरेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं, उन कंपाउंड्स को तो। और इस पूरी प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आइसोमेरिज्म जो होती है उसको फिर आगे हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो आइसोमेरिज्म को आगे डिवाइड किया है, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की है? दो। एक तो होती है स्ट्रक्चरल, कौन सी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक है स्टीरियो, कौन सी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है? तो कितने टाइप के आइसोमेरिज्म, दो टाइप की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब संरचनात्मक समावयवता,
और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समावयवता। अब ध्यान से देखो, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको फिर से आगे फर्दर कई टाइप से डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में 4 हैं, बाकी वैसे 5-6 टाइप की होती हैं, हम 4 टाइप पढ़ेंगे ओनली। फर्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो हम बात करेंगे वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हम बात करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और फोर्थ हम जो बात करने वाले वो है हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हम किस में डिस्कस करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक समावयवता में। फर्स्ट कौन सी है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब आयनन समावयवता। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब बंधनी समावयवता या बंधन समावयवता। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब उप सहसंयोजन समावयवता। और हाइड्रेट या सोलवेट जो आइसोमेरिज्म है इसे हम कहते हैं विलायक योजन या जल योजन समावयवता। इसके बाद में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फिर से कितने टाइप से डिवाइड करेंगे? 2 टाइप से। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे शॉर्ट में हम लिखेंगे क्या? जीआई। और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम किससे लिखेंगे? शॉर्ट में OI से डिनोट करेंगे। तो ये आइसोमेरिज्म के क्या है? टाइप्स हो गए। क्लियर है? तो यहां तक की बातें कंप्लीट होती हैं। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। देखो, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता। होती क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर या आयोनिक फॉर्मूलाज क्या हो? सिमिलर हो, बट उनकी प्रॉपर्टीज, दियर प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल आर डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमर्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और इस प्रोसेस या फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। अब यहां पर मैं आपको एक 2 पॉइंट और बताता हूं कि मेन बात यह है कि देखो, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट हो रही है। क्या हो रही है? डिफरेंट। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है, अलग हो रही है, इसका क्या रीजन है? तो प्रॉपर्टीज में जो चेंज है वो 2 रीजन से आ सकते हैं। भाई ये प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही हैं इनके कितने रीजन हो सकते हैं? 2। तो यहां पर ध्यान से देखना, तो डिफरेंस आने के रीजन क्या है? 2 रीजन है। डिफरेंस आने के क्या है? रीजन। यहां लिख देता हूं रीजन। रीजन क्या है? देखो, पहला जो रीजन है प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने का, वो हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। और दूसरा हो सकता है ओरिएंटेशन, लिगेंड का ओरिएंटेशन क्या हो जाए? चेंज। यानी कि ओरिएंटेशन का मतलब यूं कह सकता हूं मैं कि लिगेंड का जो अभिविन्यास है कि वो मेटल के अराउंड कैसे अरेंज है, उसमें क्या आ जाए? चेंज आ जाए। तो इन दोनों रीजन की वजह से प्रॉपर्टीज में क्या आ सकती हैं? चेंजेस आ सकते हैं। और इन्हीं दोनों रीजन की वजह से फिर 2 टाइप की क्या होती हैं? आइसोमेरिज्म होती हैं। तो यहां है रीजन पहला, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? चेंज। और इस जो ये चेंज आ रहा है इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
ये एक पॉइंट है, ध्यान रख लेना। फिर जो दूसरा रीजन है वो है चेंज इन 3D, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड का जो 3 डायमेंशनल जो ओरिएंटेशन है, ये अभिविन्यास है, उसके चेंज होने की वजह से, और इसके चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, दो रीजन है प्रॉपर्टीज चेंज होने के। एक तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गई हो, तो उसकी वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म होने वाला है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक ये भी हो सकता है कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं मेटल के अराउंड, उनका जो ओरिएंटेशन है वही क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। तो ओरिएंटेशन में चेंज आने से भी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, चेंज। तो इसकी वजह से फिर आइसोमेरिज्म कौन से होने वाली है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ओरिएंटेशन की वजह से स्टीरियो, त्रिविम समावेत, और स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावेता होती है। फिर इसी बेस पे आइसोमेरिज्म को हम कितने टाइप से डिवाइड कर देते हैं, दो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में फिर से आगे 4 टाइप है जो कि मैंने समझा दिया। स्टीरियो में फिर कितने टाइप हैं, 2 टाइप है जो कि हमने पढ़ लिए। तो ये आइसोमेरिज्म है। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम पहले किसको डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। फिर उसके बाद में हम किस पे चलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चल, हो गया कंप्लीट, ले लिया होगा। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पहले किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। अब यहां पे फिर से वही बात कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेंज किसमें आया है, स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से ही क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अरे यस कि नो? तो बड़ा इजी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल देखेंगे, और स्ट्रक्चरल में भी हम फर्स्ट चेक करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को। इसको चेक करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को, कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है। चलो, तो ये हो गया है अपना आइसोमेरिज्म कंप्लीट यहां तक का। अब आगे हम फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो है बेटा कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं। देखो आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर और आयोनिक फॉर्मूला तो क्या होने चाहिए, सिमिलर। तो यहां पर पहली बात तो यही हो गई कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आयोनिक फॉर्मूला ये क्या होने चाहिए, सिमिलर। चलो ये तो सिमिलर हो गए, और चेंज किस में आएगा, स्ट्रक्चर में, या यूं कह सकते हैं बॉन्डिंग में। तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, यानी कि जो लिगेंड है जो बॉन्डिंग बना रहे हैं उसमें भी क्या आ जाए, चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं, बट स्ट्रक्चर में चेंज आया है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। और इस पूरी प्रोसेस या फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो खास बातें क्या है, ये दो।
अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें भी जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ए, वो है बेटा आयोनाइजेशन। क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलो, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं किसको? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ देखो आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के लिए हमें 2 या 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि कौन से कंपाउंड में होगी, यानी कि इस आइसोमेरिज्म के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक जो कंडीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो कंडीशन। दूसरी बात क्यों या कैसे होगी, कि ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म आकर या अराइज होगी। क्लियर? दूसरा। और तीसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंस भी हम कर सकते हैं कि पॉसिबल जो चेंज हो सकते हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं आइसोमर कितने बनने वाले हैं, जितने पॉसिबल चेंज होंगे उतने पॉसिबल चेंज हम करके चेक करेंगे, तो उतने ही क्या बनने वाले हैं? आइसोमर बनने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या है? कंडीशन, किन में होगी। तो हम बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में पॉसिबल है? तो देखो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके आयोनाइजेशन एंटिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट हो। आयोनाइजेशन एंटिटी में क्या हो? डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट हो। एक में अगर Cl है तो दूसरे में क्या हो? Br। तो ये दोनों क्या होंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे। क्लियर? या यूं भी कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं उसके आयोनाइजेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वहां भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखो, द कॉम्प्लेक्स which have different ions in ionization entity is called आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो क्या है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके आयोनाइजेशन जो एंटिटी है, ये हम देख चुके हैं आयोनाइजेशन एंटिटी क्या होती है। उस आयोनाइजेशन एंटिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होने चाहिए? आयंस होने चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, पहला तो ये है कि कहां होंगी? जहां क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे। दूसरा, होती कैसे हैं? तो हम लिख सकते हैं इट इज arises या occur, it is occur due to the interchange of ions between coordination and ionization entity। तो ध्यान से देखो, ये होती कब है? जब आयोनाइजेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, ठीक है, उसके बिटवीन आयंस का क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए या एक्सचेंज हो जाए। आयोनाइजेशन एंटिटी से कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और कोऑर्डिनेशन एंटिटी से आयोनाइजेशन एंटिटी में शिफ्ट हो जाए। तो ये आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगी,
तब होने वाली है, ठीक है। और तीसरा काम की बात ध्यान से देखो, जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स है वो सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में डिफरेंट टाइप के क्या देने वाले हैं, आयंस, या यूं कह सकते हैं डिफरेंट नंबर में आयंस देने वाले हैं। डिफरेंट आयंस तो देंगे, डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम नंबर ही हो, नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं और आयंस तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इट गिव्स, या यूं कह सकते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर गिव्स ionization isomers gives the different type of ions in the solution और molten state। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये तीन बातें ध्यान रखनी है आयोनाइजेशन आइसोमर। पहली बात तो क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आयोनाइजेशन एंटिटी में डिफरेंट क्या रखते होंगे, आयंस रखते होंगे, उन्हें हम आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, ये कब पॉसिबल है, जब आयनाइजेशन एंटिटी यानी कि आयन मंडल और कोऑर्डिनेशन एंटिटी समन्वय मंडल, उसके बीच में आयंस का क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। और तीसरा, जो आयनाइजेशन आइसोमर है वो क्या देंगे सॉल्यूशन में, डिफरेंट टाइप के आयंस देंगे, या यूं कह सकते हैं डिफरेंट नंबर में भी आयंस दे सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के तो देंगे बट डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन की बात कर ले चाहे मोल्टन स्टेट की बात कर, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या है, CO NH3O5 और इधर है NO3 और बाहर कौन है, SO4 माइनस प्लस तो बाद की बात है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके आयोनाइजेशन आइसोमर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो देखो पहली बात क्या है कि कब पॉसिबल है इंटरचेंज हो कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन एंटिटी में, किन का, आयंस का। तो देखो इधर SO4 है, इधर NO3 माइनस है, ये तो न्यूट्रल है, ये तो आयन है ही नहीं, यस कि नो। तो ध्यान से देखो यहां NO3 कहां शिफ्ट हो जाएगा, बाहर, और SO4 कहां शिफ्ट हो जाएगा, अंदर। तो NO3 तो कहां चला गया, SO4 की जगह, SO4 कहां आ गया, NO3 की जगह। तो यहां पर ध्यान से देखो एक आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा, कौन सा, यहां पर ध्यान से देखो CO NH3O5, अंदर कौन आ गया, SO4 और बाहर कौन गया, NO3। तो अब यहां ध्यान से देखो ये कौन सा एंटिटी है, आयोनाइजेशन एंटिटी, और ये भी कौन सा है, आयोनाइजेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। तो यहाँ NO3 आयन आएगा, यहाँ SO4 है। तो बताओ आयोनाइजेशन एंटिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के आयंस है कि नहीं, क्लियर है। तो ये दोनों कौन से आइसोमर होंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे, क्लियर। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के आयंस देंगे। सॉल्यूशन का मतलब हम वाटर ऐड करते हैं, सॉल्यूशन में गए, सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डाल दी, वाटर में डाल दिया तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है वो आयन फॉर्मेशन करती नहीं है, कौन करती है, आयोनाइजेशन एंटिटी। तो यहां पर देखो दो आयन बन जाएंगे, एक तो CO NH3O5 और अंदर कौन है, NO3, ठीक है। SO4 साथ में कौन होगा, SO4 क्या होता है, 2-, अगर बाहर SO4 2- है, 2- है तो इस पे क्या आएगा, 2+। तो देखो एक तो ये प्लस आयन बन गया और एक माइनस, तो दो टाइप के आयन बन गए, इधर ये इधर ये। चलो अब हम क्या करते हैं, इस आइसोमर को भी कहाँ डालते हैं, सॉल्यूशन में।
जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन में डाला फिर से ये कितने टाइप के आयन देगा, अलग अलग टाइप के। तो यहां पर 2 टाइप के आयन बनने वाले हैं, CO NH3O5 और SO4। ठीक है, देखो ध्यान से, NO3 जो होता है वो होता है माइनस, तो अगर बाहर माइनस है तो कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा भाई, प्लस। तो देखो एक आयन ये है और एक आयन ये है। तो अब अगर सॉल्यूशन में हम चेक करें तो आयंस भी क्या है, डिफरेंट है। तो देखो आयोनाइजेशन आइसोमर है, वो डिफरेंट टाइप के आयंस देंगे। अगर डिफरेंट टाइप के आयंस नहीं दे रहे तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद ही फिर हमें यहां पर इनको सेपरेट करना है। इनको क्या करना है, सेपरेट, डिस्टिंग्विश करना है, पहचानना है या अलग अलग करना है इनको। तो सेपरेट करने के लिए हम इनकी क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं अदर सबस्टांस से, जिसके साथ ये रिएक्ट करके पीपीटी फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन BaCl2 से करा दूं, किससे करा दूं, BaCl2 से, तो देखो Ba+2 ये रिएक्ट कर जाएगा किससे, SO4-2 से, और यहां क्या बना देगा, BaSO4। और BaSO4 जो होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी। तो यहां पर देखो इसको हमने सेपरेट कर लिया कि ये इस टाइप का, मतलब कि किस में SO4 बाहर है और किस में SO4 अंदर है। तो देखो जो BaCl2 से रिएक्ट करके BaSO4 बना देगा, इट मीन उसमें SO4 आयन, SO4-2 सल्फेट आयन कहाँ होंगे, आयोनाइजेशन एंटिटी में। तो ये सेपरेट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। और इसकी अगर रिएक्शन कराएंगे हम किससे, BaCl2 से, तो यहां बनेगा BaNO3, जिसका कोई पीपीटी नहीं है, नो पीपीटी। यहां इसका कोई पीपीटी नहीं बनने वाला। आ गई बात समझ में। तो यहां पे पीपीटी नहीं देगा, इसका मतलब उसमें SO4 बाहर नहीं है, NO3 बाहर है, तो सेपरेट हो गए दोनों। अरे यस कि नो। तो यहां से हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स में या कौन से आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन आइसोमर में कौन सा आयन आयोनाइजेशन एंटिटी में और कौन सा आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हम आगे इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया कौन सा अपना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। इसके 1-2 एग्जांपल और समझाऊंगा मैं, ये भी समझाऊंगा कि किस कंडीशन में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो यहां पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि कब होने वाली है, ये होने वाली है इंटरचेंज हो जाए किनका, आयंस का, किनके बिटवीन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब समन्वय मंडल और आयोनाइजेशन एंटिटी मतलब आयन मंडल के बीच आयनों का क्या हो जाए, इंटरचेंज, जैसा कि यहां मैंने समझा। दूसरा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर आयोनाइजेशन एंटिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या हो, आयंस हो, तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। तो यहां पर इन दोनों की बात कर लें। देखो ये A है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। यहाँ पे ये कौन है बेटा, A, ये कौन है A, और इसको मैं B लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, B। क्लियर है। तो ये A है और ये B है। तो ये A और B ये कौन से आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर। कैसे पहचान सकते हैं इनको, दोनों को हम किस में डालें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के क्या देंगे, आयंस देंगे। अगर डिफरेंट टाइप के आयंस दे रहे हैं तो समझ लो कि ये कौन से हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर है। क्लियर है। दोनों में आयंस क्या हैं, अलग अलग है। क्लियर। अब यहां पर यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब यहां पर एक और चीज आती है, क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। किसकी बात होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसको समझा देता हूं, साथ के साथ समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो यही, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और समझा देता हूं मैं यहां पे। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है, देखो सॉलिड फॉर्म में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, अब आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब इनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेगा। अब इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला तो देखो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या कराए, फ्लो कराए।
अब फ्लो का मतलब क्या है? आयंस का फ्लो, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो जिस पर जितना ज्यादा आयन होगा, मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि ज्यादा करंट का फ्लो कराएगा। यस कि नो? या फिर दूसरा यूं कह सकते हैं, देखो चार्ज कैरियर कौन होते हैं? आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरी करेंगे, जितने ज्यादा चार्ज को लेके जाएंगे कैरी करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होने वाली है। सिंपल सी बात है। अरे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का क्या हो जाए? फ्लो। तो ज्यादा चार्ज फ्लो करने वाले होंगे या चार्ज कैरियर होंगे ज्यादा, तो ज्यादा चार्ज ले जाएंगे, ज्यादा चार्ज ले जाएंगे, ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। या फिर दूसरा यूं कह सकते हैं, जिस पर चार्ज ज्यादा हो, भाई एक तो एक चार्ज ले जा रहा है, एक 3 चार्ज ले जा रहा है, तो ज्यादा जो कैरी कर रहा है तो वो भी तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो यहां पर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो प्रोपोर्शनल किसके? चार्ज ऑन आयन। एक तो कि आयन पर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन आयन। आयन पर चार्ज कम, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम। आयन पर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? नंबर ऑफ आयंस के। किसके? नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक क्या होने वाली है? कंडक्टिविटी होने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब यहां पर हम इन दोनों की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां कितने आयंस हैं? 1 और 2, दो ही आयन है। यहां भी कितने हैं? 1 और 2, दो ही है। तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है। जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो गया तो चार्ज देख लो भाई, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे +2 है, इस पे -2 है, तो ज्यादा चार्ज कहां है आयंस पे? यहां। तो इट मीन ए की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किससे? बी से। तो यहां से हम आंसर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो ए की ज्यादा होने वाली किससे? बी से। तो ए ग्रेटर देन बी। तो ये एक और पॉइंट था यही आयोनाइजेशन एंटिटी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ध्यान से देखो, चार्ज ऑन आयन उसके भी प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ आयंस उसके भी प्रोपोर्शनल होगी। जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा चार्ज लेके जाएंगे, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो उतनी ज्यादा करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। यस कि नो? और दूसरा, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पर, चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो करने वाला है। ठीक है, चलो। तो ये अपने कंप्लीट हो गया कौन सा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका कुछ एक एग्जांपल हो रहा है वो और समझा देता हूं मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे। क्लियर? तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ले लिया? तो इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन फटाफट से। जैसे सपोज दैट, एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, और अगर आपसे ऐसे पूछे कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, कौन से? आयोनाइजेशन आइसोमर। कौन से? आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर की बात हम कर लेते हैं कि कितने बनेंगे। तो जैसे मान लो आपको कोई एग्जांपल दिया है, जैसे अभी मैं एक दे रहा हूं, और आपसे पूछ ले कि कितने बनने वाले हैं, तो आप ये चेक करें कि कितने पॉसिबल हम चेंज कर सकते हैं। जितने पॉसिबल चेंज हो जाएंगे उतने ही क्या हो सकते हैं? आइसोमर हो सकते हैं। उतने ही आइसोमर क्या हो सकते हैं? पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूं। चलो, ये हो गया कंप्लीट। एक दो एग्जांपल और क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अगले पे बढ़ते हैं। चलो,
तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे ए की, किसकी, ZAT आयन SAT आयन, ए की बात है। आइसोमेरिज। तो देखो अगला एग्जांपल एक और देखते हैं कि हमारे पास कौन है। एक एग्जांपल है ये कि हम ले लेते हैं CR ले लें, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं CrNH3, CR की जगह PT ले लेते हैं, चलो PTNH3 होल 4 Cl2 और यहां हो जाएगा क्या, Br2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके आपको आयनाइजेशन आइसोमर पूछे, ठीक। तो आयनाइजेशन आइसोमर के लिए हम क्या करते हैं, क्या है, एक्सचेंज करते हैं किनका, आयंस का। तो ध्यान से देखो यहां कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन एंटिटी दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आयंस है। तो Br कहां शिफ्ट हो जाएंगे, अंदर, और Cl कहां शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर। तो दोनों की दोनों Br अगर मैं अंदर ले आऊं और दोनों की दोनों Cl बाहर ले जाऊं तो यहां पर एक आइसोमर और बन जाएगा, क्या, PTNH3 होल 4। इस बार कौन आ गए, Br, दोनों के दोनों अंदर आ गए और दोनों के दोनों Cl बाहर चले गए। तो ये भी आइसोमर बन गया। अब यहां पर अगर इनको सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये Br माइनस देगा और ये Cl माइनस देगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्या और भी कोई पॉसिबल है, तो देखो और भी पॉसिबल है। देखो हमने दोनों को एक्सचेंज किया है, हमने ये थोड़ी कहा है कि दोनों ही करने हैं, हमें तो चेंज करके देखना है। एक एक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो PTNH3 होल 4, हमने एक ही Cl बाहर ले गए और एक Br अंदर ले गए, तो अंदर क्या हो जाएगा, Cl Br, एक Cl बाहर चला गया और एक Br अंदर आ गया, ठीक है। और अब बाहर क्या हो जाएगा, एक Br रह गया और एक Cl आ गया। तो अब अगर मैं इसको सॉल्यूशन में ले जाऊंगा तो देखो ये तो ओनली Br माइनस ही दे रहा था, दो ये ओनली Cl माइनस दे रहा था, जबकि इसको ले जाऊंगा तो ये Cl माइनस भी देगा और Br माइनस भी। तो इन दोनों से तो अलग आयन दे रहा है भाई, ये ओनली Br दे रहा है, ये ओनली Cl दे रहा है, ये Br Cl दोनों दे रहा है, तो डिफरेंट टाइप के आयंस हो गए ना। तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, आयनाइजेशन आइसोमर चेक कर रहे हैं, पॉसिबल चेंज करके देखो, जितने पॉसिबल चेंज हो सकते हैं वो करके देखो, उतने आयनाइजेशन आइसोमर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई है। इसके बाद में हम अगला एग्जांपल और बताते हैं कि कहां पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज दैट मैं इसी में ऐसे लिख देता, या दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते कि CONH3 होल 4, अंदर Cl2 है, अंदर क्या है, Cl2, और बाहर भी क्या हो जाता, Cl हो जाता, बाहर भी क्या हो जाता, Cl हो जाता। या यूं कह सकते हैं, इसको Cl ही रख दें, इसको 5 कर देते हैं, चलो चेंज कर देते हैं, ये लो, ये। तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, पर यहां ध्यान से देखो ये भी Cl है, ये भी क्या है, Cl। अब यहां अगर चेंज करोगे, यहां क्या करोगे, चेंज करोगे, तो फिर यहां पॉसिबल है ही नहीं डिफरेंट टाइप के आयंस देना, क्योंकि फिर से Cl गया, फिर से अंदर Cl आया, तो यहां डिफरेंट टाइप के आयंस पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयनाइजेशन एंटिटी, वहां डिफरेंट टाइप की क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, तब तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज फिर वहां आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं। समझ गए होंगे। चलो, तो ये कंप्लीट होता है अपना कौन सा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बनाना कैसे समझा दिया मैंने, क्लियर। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उसका ऑर्डर भी हमने चेक कर लिया कि कैसे। चलो अब हम अगली बात कर लेते हैं किसकी, बी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरी कौन सी थी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो चलो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी देख लें। तो सेकंड बी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बी है लिंकेज आइसोमेरिज्म।
अब देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में होगी, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, कौन से, एम्बिडेंटेड। तो यहां हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स which have ambidentate ligand show linkage isomerism। यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड का मतलब हो गया उभयदंतुक लिगेंड, अगर उभयदंतुक लिगेंड प्रेजेंट होगा किसी कॉम्प्लेक्स में तो ही वो कौन से आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, अदरवाइज लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ठीक है, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में होता क्या है, किस टाइप से लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो in this isomerism, yeah, it is occur due to the different linkage of ligand of ambidentate ligand with the CMI, ठीक है। तो CMI के साथ डिफरेंट जो लिंकेज हैं, अलग अलग टाइप का जो बंधन है, उसकी वजह से क्या होती है, ये आइसोमेरिज्म अकर होती है। या इसमें यूं भी कह सकते हैं, या इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, और में the CMI shows different linkage with the ambidentate ligand। तो यहां पर ध्यान से देखो, दोनों बातें हो सकती हैं कि CMI है वो डिफरेंट लिंकेज शो करेगी किसके साथ, एम्बिडेंटेड लिगेंड के साथ, या यूं कह सकते हैं कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, वो CMI के साथ क्या शो करते हैं, डिफरेंट लिंकेज। एक ही बात है, कोई मतलब अलग मतलब नहीं है। आगे बात समझ क्लियर है। तो कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब कितने लिंकेज आइसोमर बन सकते हैं, तो जितने डिफरेंट लिंकेज पॉसिबल हैं उतने बन सकते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। एग्जांपल जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे पास यहां है CR, यहां कौन है, CR NH3 होल 5, और यहां कौन है CN, यहां कौन है CN। बाहर आयंस हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Cl2 भी हो सकता है। अब यहां आयनाइजेशन भी हो सकती है और लिंकेज भी हो सकती है, ये ध्यान रखें, आयनाइजेशन भी हो सकती है और लिंकेज भी हो सकती है, क्लियर है। तो यहां पर Cl2 हो सकता है, और अगर हम Cl2 नहीं लगाएं तो यहां पर मैं इस पे आयन लगा देता हूं कोई भी, जैसे मान लो सपोज दैट ये क्या है 2+ है, क्लियर। अच्छा, हमें इसका क्या करना है, लिंकेज आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है, लिंकेज आइसोमर। तो पहली कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। देखो CN एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल है, तो श्योर है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज। चलो, दूसरा क्या है, डिफरेंट लिंकेज होना चाहिए किसके साथ, CMI के साथ। तो देखो यहां CMI कौन है, क्रोमियम, उसके साथ जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उसका C, देखो पहले कौन है, कार्बन, तो कार्बन यहां लिंकेज करेगा किससे, क्रोमियम से। तो यहां डोनर एटम कौन है,
कार्बन। तो यहां की बात कर लेते हैं डोनर एटम। डोनर एटम, तो डोनर एटम कौन है? यहां कार्बन है। क्लियर है? तो यहां डोनर एटम कौन हो गया? कार्बन। अगर मैं इसी का लिंकेज आइसोमर बनाऊं तो देखो ये क्या हो गया? Cr। यहां हो गया NH3 5। इस बार ध्यान से देखो, लिंकेज चेंज हो जाएगा। इस बार नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ? मेटल के साथ। देखो पहले कार्बन कर रहा था, इस बार नाइट्रोजन, चार्ज हुई 2+। तो यहां डोनर एटम कौन है इस बार? डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। क्लियर है? तो यहां डोनर एटम कौन था? कार्बन। यहां डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। समझ गए होंगे? तो ये हो गई कौन सी आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और यहां दो ही लिंकेज आइसोमर पॉसिबल है, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी देखो कार्बन की है या नाइट्रोजन की है। तो जो पॉसिबल चेंज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब और कोई सी पॉसिबिलिटी है नहीं। सपोज दैट इसको मैं क्या मान लूं? ए, और इसको मैं क्या मान लूं? बी। अब यहां अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, कि मोर स्टेबल कौन है, ए है कि बी है, तो यहां पर स्टेबिलिटी हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, द कॉम्प्लेक्स ए इज द कॉम्प्लेक्स ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू गुड या स्ट्रॉन्ग डोनर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर strong electron donor, this effect is called, is known as symbiotic इफेक्ट। तो ये बात ध्यान देना, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखो डोनर एटम का स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर लिया था कि डोनर एटम का जो स्ट्रेंथ है, मैं लिख भी देता हूं, डोनर स्ट्रेंथ, अरे यार क्या हो जाएगा, डोनर स्ट्रेंथ। देखो डोनर स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा कार्बन अच्छा डोनर होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन सब। तो कार्बन अच्छा डोनर है तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है, और जो बॉन्ड बनाना चाहता है तो स्ट्रॉन्ग ही बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसको डिसोसिएट करना पॉसिबल नहीं है, तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जबकि यहां बॉन्डिंग मेटल के साथ जो नाइट्रोजन की है वो वीक डोनर हो जाएगा। वीक डोनर का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम। तो यहां हम अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो इफेक्ट है डोनर चेंज होते ही स्टेबिलिटी चेंज होने का, इसी इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? सिम्बायोटिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो। तो एक एग्जांपल क्लियर हो गया। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल जो लिंकेज आइसोमर हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। यहीं पे बता देता हूं, चलो मैं एक और एग्जांपल, ताकि इसको यहीं खत्म करते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल्स देखते हैं एक और कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे हम जो लिंकेज आइसोमर है वो बना सकते हैं। तो एग्जांपल देखो अगला, जैसे सपोज दैट हमारे पास कौन है? Pt है, NH3 है, NO2 है और HCN है। तो ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के हमें क्या करना है? पॉसिबल लिंकेज आइसोमर बताने हैं कि कितने लिंकेज आइसोमर बन सकते हैं इसके। तो यहां पर ध्यान से देखो, चेंज कर सकते हैं पॉसिबल। तो एक देखो, एक तो ये खुद है ही ए। बी क्या बन सकता है इसका? देखो Pt, ये
एम्बिडेंटेट है नहीं। अब देखो NO2 एम्बिडेंटेट है, तो देखो नाइट्रोजन यहां डोनेट कर रहा है, इस बार हम किसको डोनेट करा दें, ऑक्सीजन को, तो डिफरेंट लिंकेज हो गया, और इसको एज इट इज रख दें। चलो, तो एक ये बन सकता है, तो यहां तो लिंकेज चेंज हो गया। फिर बी के बाद सी देखो, इस बार क्या कर सकते हैं, पीटी, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, इस बार NO2 को ऐसे ही रखेंगे इसमें। इस बार इसको चेंज कर दे, देखो थायोसाइनाइड, थायोसाइनो है, ये भी एम्बिडेंटेट है, यहाँ सल्फर डोनर है, इस बार हम क्या कर दें, NCS कर दें, यानी कि यहाँ डोनर कौन हो गया इस बार, नाइट्रोजन। तो देखो ये और ये तीनों में लिंकेज अलग अलग हो गया सब। और जो चौथा है डी, उसमें क्या कर दें हम, दोनों का ही चेंज कर दें, तो NH3 होल ट्वाइस। इस बार इसका भी मैं ऑक्सीजन डोनर हूँ NO करवा दूं, और इसका NCS नाइट्रोजन डोनर करा दूं। तो अब ये 4 पॉसिबल है, इनके अलावा 5वां कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी पॉसिबल जो लिंकेज थी वो हमने यहां पर चेक कर ली। अरे यस कि नो? तो ऐसे ही अगर और भी कोई एग्जांपल आपको दे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप चेंज कर करके देखें पॉसिबल चेंजेस, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमर बन जाएंगे, जैसे हमने यहां चेक करके देखे। क्लियर है? यस कि नो? जैसे अगर इसका नंबर 2 दे देता तो 2 दे देता तो एक को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी 2 दे देता तो एक को चेंज करो फिर दूसरे को। तो ऐसे जितने पॉसिबल है वो करके देख लो, ऑटोमेटिकली लिंकेज आइसोमर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारें, फिर हम अगले जो आइसोमेरिज्म है उस पर बढ़ने वाले हैं। तो जो अपनी अगली आइसोमेरिज्म है बेटा, वो कौन सी है? वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को भी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, उसकी कंडीशन क्या है? जैसे इसकी कंडीशन थी एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है तो फिर लिंकेज आइसोमर पॉसिबल नहीं या आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। तो देखो कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म है उसके लिए कंडीशन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें एनाइन और कैटाइन दोनों ही क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। चलो तो देख लेते हैं फटाफट से, इसको मिटा लेते हैं फिर उसको चेक कर लेते हैं। तो लिंकेज के बाद में हम बात कर लेते हैं सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो सी को देख लेते हैं फटाफट से। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किनके होगी? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कैटाइन और एनाइन दोनों ही कैसे हो? कॉम्प्लेक्स आयन हो। तो पहली बात तो कंडीशन तो होगी, फिर होगी कैसे? तो कॉम्प्लेक्स जो एनाइन और कैटाइन है उनके बिटवीन लिगेंड का क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। इस इधर वाले आयन का, यानी कि यूं कह सकते हैं कैटाइन का लिगेंड एनाइन के साथ और एनाइन का लिगेंड कैटाइन के साथ, तो एक्सचेंज जो हो जाएगा उसके बाद में ये जो आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ध्यान से देखो, पहला कॉम्प्लेक्स which have cation and anion, या डायरेक्ट हम यूं लिख देते हैं which have complex cation and complex anion. Anion show coordination isomerism. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन
रखते हो, यानी कि दोनों आइन कैसे हो, कॉम्प्लेक्स, एनाइन भी और कैटाइन भी, तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म होगी कैसे, किस वजह से होगी, ठीक है, तो इट इज अकर या इट इज अराइजेज, एक ही बात है, इट इज अकर ड्यू टू द exchange of ligands between complex cation and complex anion। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन के बीच किसका एक्सचेंज हो जाए, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए, तो कौन सी आइसोमेरिज्म होने वाली है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने वाली। क्लियर, चलो तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो एग्जांपल यहां पर ध्यान से देखो जैसे सपोज दैट हम यहां लिख दें Cr NH3 ठीक है, ये है, और इधर लिख दें CO CN6। तो ये देखो हमने नोमेनक्लेचर जब पढ़ा था तो ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे थे। अब इन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, ये कंफर्म है, यस कि नो। तो एक आयन है वो कैटाइन है और एक आयन है वो एनाइन है। तो यहां पर अगर हम चेक करेंगे, हमने पहले नोमेनक्लेचर में बता दिया है कि कैसे चेक करना है, तो यहां हम अगर चेक करेंगे तो CO है, उसकी OS स्टेबल क्या होती है +3, तो ये +3 होगा, तो +3 होगा तो इस पे 3 माइनस आना चाहिए, चेक कर लेना। और क्रोमियम भी +3 स्टेबल होता है तो इस पे +3, तो ये -3, ये +3, तो ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब हमें क्या करना है, चेंज करके देखने हैं, क्या, लिगेंड्स क्या करके देखने, चेंज। तो एक एक चेंज कर सकते हैं, सारे चेंज कर सकते हैं, तो जितने पॉसिबल चेंज कर सकें वो करने हैं। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं, हम कर लेते हैं। तो यहां से CN चेंज करेंगे, यहां से NH3। तो एक बार एरो से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि किसको किधर चेंज करना है। तो ध्यान से देखो, NH3 को हम CN की जगह, CN को हम NH3 की जगह चेंज करेंगे, एक्सचेंज करने वाले। तो जितने पॉसिबल एक्सचेंज है वो करके देखते हैं, आ जाओ। तो देखो Cr NH3 एक उधर ले गए हम, तो यहाँ कितने बच गए 5, और एक CN इधर ले आए, बन गया, तो एक तो ये हो गया। CO CN कितने रह गए यहाँ 5, और एक NH3 इधर आ गया, बन गया एक, तो ये और ये चीज अलग है। फिर Cr NH3, यहां एक और NH3 उधर लगे तो 4 बच गए, और एक CN और आ गया, तो CN कितने हो गए 2। फिर यहां CO, देखो एक और CN इधर आ गया तो CN कितने रह गए 4, और एक और NH3 इधर आ गया तो NH3 कितने हो गए 2। फिर आगे एक काम करते हैं, एक और NH3 उधर ले जाते हैं, तो Cr, एक और NH3 चला गया, 3 रह गए, और इधर से एक और CN इधर ले आते हैं, तो CN कितने हो गए 3। ऐसे देखो इधर CO, एक CN इधर आ गया तो CN कितने रह गए 3, और NH3 इधर आ गया था एक, तो कितने रह गए 3, ये हो गई। और Cr एक और ले जाएं उधर, तो NH3 3 की जगह 2 रह गए, और एक CN इधर आ जाए तो CN कितने हो गए 4। ऐसे ही CO, एक CN इधर आ गया तो CN कितने रह गए अब 2, और देखो इधर से एक NH3 इधर आ गया था तो NH3 कितने हो गए 4, हो गया। इसके बाद में Cr एक और ले जाएं उधर, तो इधर क्या रह गया NH3 एक, और यहाँ एक NH3 उधर गया तो CN इधर आ जाएगा, तो CN कितने हो गए 5, यस कि नो, तो एक ये बन गया। ऐसे देखो CO CN इधर आ गया था तो एक CN रह गया, और इधर से NH3 इधर लाए थे तो एक NH3 आ गया, 5 हो गए। और फाइनली Cr, ये भी उधर ले जाएं तो इधर ओनली क्या रह गए CN, 5 थे, एक CN इधर आ गया तो CN 6, और इधर CO CN इधर आ गया, NH3 इधर आ गया, तो NH3 कितने हो गए 6। तो ये पॉसिबल क्या हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो चुके। तो कितने बनेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे। बट यहां पर ध्यान देना, ये वाला जो दिख रहा आपको,
जिसमें लिगेंड्स का नंबर सब में क्या हो गया, सेम। देखो यहाँ 6 है, पर NH3 है, इधर CN है, इधर NH3 5, CN 1, ऐसे ऐसे। बट यहाँ NH3 3, यहाँ भी NH3 3, CN 3, CN 3, तो दोनों तरफ लिगेंड्स क्या हो गए, सेम। तो ऐसी कंडीशन में ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। अब रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि देखो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो +3 तो यही बैलेंस हो गई, यानी कि इस पर कोई चार्ज आया ही नहीं, इस पे चार्ज क्या आएगा, 0। क्यों? देख लो X CN 3 हो गए तो -3, तो यही हो गया, उधर जाएगा तो +3 हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गई। ऐसे देखो क्रोमियम भी +3 है, CN की वजह से बैलेंस हो गई, तो इस पर भी चार्ज क्या आएगा, 0। तो यहां दोनों पर कोई चार्ज है ही नहीं। जब दोनों पर चार्ज ही नहीं है तो ये अट्रैक्शन ही शो नहीं करेंगे, अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनना ही पॉसिबल नहीं होने वाला, ये बन ही नहीं सकता। तो अब मैं कंडीशन बता दूं, ऐसी कंडीशन जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन में लिगेंड्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, इधर 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 सिमिलर हो गए, तो ये क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, तो both complex is neutral, so this complex is not कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये बात ध्यान रखना, दोनों के दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। जबकि हमने बात की थी क्या, कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स क्या होने चाहिए, एनायन होने चाहिए। बाकी सब कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन है, क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको कोई और भी एग्जांपल दे तो आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो जितने पॉसिबल है। बट एक चीज ध्यान रखना, लिगेंड जब सेम हो जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम लिगेंड आ जाए, 3 3 3 3 इधर, तो वो वाला फिर क्या नहीं होने वाला, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अपनी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद में लास्ट वाला हम देख लेते हैं, कौन सा लास्ट वाली है, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? देखो बहुत सारे एग्जांपल और समझा सकते हैं हम, पर हैं सारे ऐसे की ऐसे। तो एक समझा दिया मैंने, तो अब प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, लास्ट वाली कौन सी है बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट जो आइसोमेरिज्म है उसकी कंडीशन क्या है? तो देखो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट जो आइसोमेरिज्म है उसकी कंडीशन है कि वाटर है एज ए लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। वाटर क्या होना चाहिए, एज ए लिगेंड। उनके अंदर कौन सी होने वाली है, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होने वाली है। चलो देख लेते हैं फटाफट से। तो सी और ये लास्ट वाली डी, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो कौन से कॉम्प्लेक्स में होगी, अभी अभी बताया, कॉम्प्लेक्स which have water H2 as a ligand, तो लिगेंड जो वाटर है वो किसके फॉर्म में हो, लिगेंड की फॉर्म में हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब करते कैसे हैं, तो वो अगले पॉइंट। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए होता क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनका एक्सचेंज होगा किसके बिटवीन, आयनाइजेशन एंटिटी और
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बिटवीन, ठीक है। तो इट इज अकर ड्यू टू the exchange of H2O molecules between the coordination entity and ionization entity क्लियर। तो यहां पर ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन जो एंटिटी है, समन्वय मंडल और आयन मंडल जो है, इसके बिटवीन H2 मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो जाए। तो उसकी वजह से यहाँ कौन सी आइसोमेरिज्म होने वाली है, सॉल्वेंट। कौन से कंपाउंड में होगी, जो वाटर को एज ए लिगेंड के रूप में रखते हैं उनमें होगी, क्लियर। जैसे एग्जांपल की बात कर लें, इजी है, फटाफट से देखो। जैसे सपोज दैट Cr है और H2O होल 5, ठीक है। या चलो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं अपन, H2O की होल 6 है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, Cl3, ये रहा। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर ध्यान से देखो, वाटर एज ए लिगेंड है, यस कि नो। अब वाटर एज ए लिगेंड है तो यहां कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तो कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं इसके सॉल्वेंट, तो ध्यान से देखो, एक तो ये खुद है A, B ध्यान से देखो, अब कब होती है, जब एक्सचेंज हो जाए। तो देखो एक H2 इधर, एक Cl अंदर, तो Cr H2O होल 5 और एक Cl अंदर आ गया, क्लियर। और यहाँ क्या हो गया, Cl2 डॉट H2, ये हो गया, यस कि नो, क्लियर। फिर अगला क्या हो जाएगा, Cr H2O होल 4, एक Cl और आ गया, एक H2O बाहर चला गया, तो यहाँ हो गया Cl डॉट 2H2, ये हो गया। फिर एक और कर सकते हैं हम, क्या, Cr एक और H2O बाहर ले जाएं, तो यहाँ H2O कितने हो गए, 3, और Cl एक और अंदर आ गया, तो Cl कितने हो गए, 3, यहाँ Cl 2 थे, और 3 H2O वहाँ हो गए बाहर। तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब कर तो और भी सकते हैं, क्या, एक H2O बाहर ले जाएं, बट आयोनाइजेशन एंटिटी में अब आयंस नहीं है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ सके, तो ये बन सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको, ये वाला, ये 3 तो पॉसिबल है, बट ये 4th नंबर का जो हाइड्रेट आइसोमर है या सोलवेट आइसोमर है, ये पॉसिबल नहीं है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर देखो, ये जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एक्चुअल में यहाँ ट्रैप हुए हैं। देखो ये बाहर जो वाटर है, ये क्या है, ट्रैप हुए हैं या किसी से अट्रैक्ट है, तभी तो इससे जुड़े हुए। अब वाटर पोलर होता है, क्या होता है, पोलर। या ट्रैप होने के लिए क्या है, बाहर जो Cl है, ये Cl है, जब यूं कह सकते हैं कि जब इसका क्रिस्टल बनेगा तो Cl के बिटवीन जो स्पेस है वहां पे कौन ट्रैप हो जाएगा, H2। या फिर यूं कह सकते हैं कि H2 क्या है, पोलर, Cl क्या है, आयन, तो यहाँ Cl और H2 के बिटवीन अट्रैक्शन हो जाएगा। बट यहाँ देखो आप, यहाँ H2 को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एनाइन है ही नहीं, कोई आयन है ही नहीं, यस कि नो। जब आयन ही नहीं है तो H2 अट्रैक्ट रह ही नहीं सकता, और H2 अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये H2 मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है यहाँ बाहर इस कॉम्प्लेक्स के साथ रहें, यस कि नो, नहीं रह सकते। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, या पोलर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या है, एक ध्रुवीय अणु है और यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में
ऐसे कंडीशन में सोलवेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होने वाली। क्लियर है। अब कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे कि बाहर कोई आयन प्रेजेंट नहीं हो, अगर आपको किसी का सोलवेट आइसोमेरिज्म बनवा रहा हो, तो यहाँ पर ध्यान देख लेना कि बाहर कोई ना कोई आयन होना चाहिए, तभी वो ट्रैप होगा या अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो कितने हो जाएंगे इसके आइसोमर? तो ये तो होगा नहीं, तो 1, 2 और 3। क्लियर है। तो ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। तो ये अपने स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है बेटा, यहीं पे कंप्लीट होती है। तो ये अपना आज का लेक्चर हो गया। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही कह दिया एग्जाम्स कंप्लीट हो गई हैं 11th 12th की, और फोकस करें पढ़ाई पे, ढंग से लग जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पढ़ें रेगुलर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।